हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 8 जर्नल, क्लास 11th का चैप्टर है बच्चों। मोस्ट आईएमपी चैप्टर है ये, ध्यान रहे आपको। ये चैप्टर आपके लिए मोस्ट आईएमपी है ना। तो सबसे पहले तो हम जर्नल की डेफिनेशन देख लेते हैं। जर्नल इज़ अ बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री और अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बच्चों, जर्नल एक प्राइमरी एंट्री की बुक होती है या एक ओरिजिनल एंट्री की बुक होती है इन विच जिसमें ट्रांजैक्शन आर फर्स्टली रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। बच्चों, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है कि ऑर्डर आपको डेट वाइज और सीक्वेंस वाइज उसमें लिखना होता है या रिकॉर्ड करना होता है। अब देखिए बच्चों, जर्नल का फॉर्मेट कुछ ऐसा होता है। फर्स्ट डेबिट, सेकंड कॉलम पर्टिकुलर्स, थर्ड एलएफ भी बोल सकते हैं, लेजर फोलियो भी बोला जाता है या जर्नल फोलियो भी बोला जाता है। यहाँ डेबिट अमाउंट एंड यहाँ क्रेडिट अमाउंट। बच्चों, यहाँ आपको जो भी ट्रांजेक्शन आएगी वो आप लिखोगे, यहाँ उसके सामने डेबिट लिखोगे, वही अमाउंट आपको यहाँ लिखनी है। सेकंड वो जिस कारण से हो रही है वो आपको यहाँ लिखना है। देन उसका वही सेम बैलेंस यहाँ लिखना है, जो बैलेंस यहाँ लिखा था वही बैलेंस यहाँ लिखना है। और बच्चों, ये नरेशन होता है। नरेशन मतलब जो आपने ट्रांजैक्शन करी है उस ट्रांजैक्शन की एक ब्रीफ समरी है। जैसे मैं अगर यहाँ लिख देता हूँ कि कैश अकाउंट डेबिट, यहाँ मैंने लिख दिया 6000 रुपीज़ और नीचे मैंने लिखा है टू सेल्स, ओके, टू सेल अकाउंट। तो बच्चों, मुझे यहाँ पर 6000 ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। और इसका एक छोटा सा जो नरेशन लिखा जाएगा वो कहलाएगा आपका ब्रीफ समरी या नरेशन, ठीक। अब बात करते हैं बच्चों कि जर्नल किस बेसिस पर बनाए जाते हैं, कौन कौन से डेबिट और कौन कौन से क्रेडिट किए जाने चाहिए ट्रांजेक्शन्स। तो देख लीजिए, रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या होता है। ये टाइप्स ऑफ अकाउंट है, ये इंक्रीज वाला कॉलम, ये डिक्रीज वाला कॉलम है। असेट्स अकाउंट में अगर इंक्रीज होगा तो डेबिट, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। लाइबिलिटी, कैपिटल एंड रेवेन्यू, ये तीनों पे सेम कॉन्सेप्ट काम करता है। इंक्रीज होगा तो क्रेडिट और डिक्रीज होगा तो डेबिट। एंड एक्सपेंस अकाउंट सिमिलर है असेट्स अकाउंट का। इंक्रीज होगा तो डेबिट एंड क्रेडिट होगा तो डिक्रीज होगा तो क्रेडिट, ठीक बच्चों। अब हम करते हैं कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। तो यहाँ पर बच्चों आपके पास हैं कुछ क्वेश्चन हैं जो मैंने पहले से लिख लिए हैं। अब इनके हम लोग जर्नल एंट्री पास करते हैं। ये कैश ट्रांजैक्शन पे बता रहा हूँ। सबसे पहला है कैश ट्रांजैक्शन, गुड्स परचेज फॉर 10,000। देखो बच्चों, गुड्स परचेज, अगर आपने गुड्स परचेज करी है मतलब आपका स्टॉक बढ़ा है। स्टॉक बढ़ा है मतलब वो डेबिट होगा, है ना। तो यहाँ आएगा आपका परचेज अकाउंट डेबिट, कितना रुपया, 10,000 रुपये। और बच्चों ये कुछ दिया नहीं है, मतलब ये कैश में हुआ है, टू कैश अकाउंट 10,000। मतलब ये अल्टीमेटली कि आपने गुड्स परचेज करे हैं जिससे आपका स्टॉक बढ़ गया है, जिस कारण से आपकी ये अमाउंट डेबिट होगी परचेज अकाउंट के नाम से। और परचेज अकाउंट क्यों डेबिट हो रहा है, क्योंकि आपने कैश में कोई सामान खरीदा है। अब बच्चों, इसकी जो नरेशन रहेगी वो नरेशन इस तरह रहेगी कि बीइंग गुड्स परचेज्ड। बच्चों, एक चीज़ ध्यान रखना हमेशा कि आपको हर ट्रांजैक्शन के बाद नरेशन लिखना है और लिखना भी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ देखो बच्चों, गुड्स परचेज फ्रॉम राम 10,000 रुपीज़। अब बच्चों यहाँ नाम दिया है और जब भी किसी का नाम आए इसका मतलब ये होता है कि वो क्रेडिट परचेज होगा बच्चों, या क्रेडिट का सामान होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट, कितना रुपया, 10,000 रुपये टू राम अकाउंट, ओके। ये भी कितना हो जाएगा बच्चों, 10,000, इजी। अब इसके बाद देखते हैं फर्नीचर परचेज। तो यहाँ परचेज अकाउंट फर्नीचर अकाउंट डेबिट
टू कैश अकाउंट। हमने यहाँ क्या खरीदा, हमने फर्नीचर खरीदा, तो यहाँ आ जाएगा बच्चों फर्नीचर अकाउंट डेबिट 8,000 रुपीज़, ठीक, टू कैश अकाउंट, क्योंकि हमने कैश में ट्रांजेक्शन करी होगी 8,000 रुपये की। ठीक है बच्चों, फर्नीचर हमारी असेट्स हैं, असेट्स बढ़ रही है हमारी। उसके बाद देखते हैं बिल्डिंग परचेज फ्रॉम राम 12,000। बच्चों फिर यहाँ नाम आ गया, तो यहाँ क्या लिखोगे आप, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कितना 12,000 रुपये टू राम अकाउंट या राम्स अकाउंट। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी। अब इसके बाद हम कुछ और क्वेश्चन करते हैं। ये हमारे पास सेल्स ट्रांजैक्शन के क्वेश्चन हैं। गुड्स सोल्ड फॉर 10,000 रुपीज़। देखो बच्चों, अब हमने सामान बेच दिया, तो सामान बेच दिया तो हमारे पास क्या होगा, कैश आएगा, पैसा आएगा, हमारी कैपिटल बढ़ेगी तो पहले के लिए ट्रांजैक्शन क्या होगा हमारा, कैश अकाउंट डेबिट कितने रुपए से, 10,000 रुपये से। क्यों डेबिट हुआ, क्योंकि हमने कोई सामान बेचा है, तो उसके लिए आप क्या लिखोगे, टू सेल अकाउंट 10,000 रुपीज़। ठीक, अब उसके बाद देखते हैं दूसरी ट्रांजेक्शन, गुड्स सोल्ड टू राजू फॉर 8,000। मतलब क्रेडिट में हमने सामान बेचा है बच्चों, किसको बेचा है हमने, राजू को बेचा है, तो हम लिखेंगे राजू अकाउंट डेबिट 8,000 रुपीज़ टू सेल्स अकाउंट, कितना 8,000 रुपीज़। यहाँ दोनों अमाउंट सेम आना चाहिए बच्चों, हाँ ये चीज़ ध्यान रखना आप। उसके बाद देखिए बिल्डिंग वर्थ 20,000 रुपीज़ वेयर सोल्ड। हमारे पास बिल्डिंग थी 20,000 रुपये की, वो हमने बेच दी तो अल्टीमेटली हमारे पास पैसा आया, तो क्या हम लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट 20,000 रुपीज़ टू बिल्डिंग अकाउंट 20,000। ठीक बच्चों, उसके बाद फोर्थ नंबर की है फर्नीचर वर्थ 10,000 रुपीज़ वेयर सोल्ड टू राम। फर्नीचर हमारे पास था, हमने उसको बेच दिया, लेकिन यहाँ नाम दिया है, मतलब ये क्रेडिट होगा, तो यहाँ क्या आएगा बच्चों, राम अकाउंट डेबिट कितना रुपया है वो फर्नीचर का, 10,000 रुपीज़। ठीक है, किसे बेचा, क्या बेचा है हमने, टू फर्नीचर अकाउंट, हमने क्या बेच दिया है, फर्नीचर बेच दिया है, तो वो लिखेंगे हम फर्नीचर अकाउंट। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ ट्रांजैक्शन हमारे पास दी है, गुड्स कॉस्टिंग 5,000 वेयर सोल्ड फॉर 6,000। बच्चों आपको यहाँ पर 5,000 रुपये का सामान था, उसको आपने 6,000 रुपये में बेच दिया। अब यहाँ आप क्या करोगे, यहाँ आप हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना कि आपको जहाँ जर्नल एंट्री करनी है वो सेलिंग प्राइस की करनी है बच्चों। 5,000 रुपये की थी, 6,000 में बेच दी, इससे हमें मतलब नहीं, हम इसे सेलिंग प्राइस पर ध्यान रखेंगे। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ होगा आपका कैश अकाउंट डेबिट 6,000 रुपीज़ टू सेल्स अकाउंट 6,000। ठीक है बच्चों, उसके बाद नंबर 6 ट्रांजेक्शन आपके पास है कि मशीन कॉस्टिंग 13,000 रुपये वेयर सोल्ड टू रमेश 15,000 रुपये। यहाँ बच्चों आपको ये सारी चीज़ें लिखना पड़ेगी, क्योंकि यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस वाला भी कॉन्सेप्ट है। तो बच्चों 6 में आप कैसे लिखोगे, आपने क्या करा है, रमेश को बेचा है, रमेश अकाउंट डेबिट कितना रुपया, टोटल 15,000 में आपने मशीन बेच दी। ठीक है बच्चों, लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि टू मशीन अकाउंट, बच्चों हमारे पास मशीन कितने की थी, मशीन तो हमारे पास 13,000 की थी, मतलब फिर भी 2,000 का अंतर आ रहा है, तो वो 2,000 तो हमारे P&L होंगे, फ्रॉम P&L अकाउंट या टू P&L अकाउंट।
कितना आएगा 2000। ठीक है बच्चों। अब एक चीज़, ये जो आप 2 लिख रहे हो ना, ये 2 आप चाहो तो लिख भी सकते हो, चाहो तो नहीं भी लिख सकते हो, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है बच्चों। अब देखते हैं अब कुछ नए बैड डेब्ट की एंट्री। ठीक है, बैड डेब्ट की एंट्री देखते हैं, बैड डेब्ट की एंट्री क्या होती है और कैसे की जाती है। इसके लिए आपने क्वेश्चन लिखा, राम हु और 10,000 rupees has become insolvent. He pays only 40% in full settlement. In full. Okay. इन फुल सेटलमेंट मतलब ये बच्चों कि राम को 10,000 रुपये देना थे, लेकिन राम इनसॉल्वेंट हो गया, उसके पास कोई पैसा नहीं रहा, वो केवल 40% आपको दे सकता है। तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे, देखो इसकी होंगी सबसे पहले तो कैश अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट कितना, देखो 10,000 तो उसको देना है, लेकिन वो दे कितना रहा है, केवल 40%। मतलब कितना रुपया दे सकता है राम, हमें 4,000 रुपये। तो बच्चों यहाँ हम लिखेंगे 4,000 रुपये। मतलब कैश में हमें राम से कितने मिलेंगे, 4,000 रुपये। लेकिन नुकसान कितना होगा बच्चों, बैड डेब्ट कितना हो जाएगा हमारा, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट बैड डेब्ट अकाउंट हमारा कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ 6,000 का। बैड डेब्ट अकाउंट हमारा कितने हो जाएगा, 6,000 का टू राम अकाउंट। और ये किसके कारण हुआ है, राम के कारण हुआ है। तो राम अकाउंट आपके पास 10,000 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये बैड डेब्ट की है। अब देखते हैं बैड डेब्ट रिकवर की एंट्री कैसे होती है। तो देखते हैं बैड डेब्ट रिकवर, बैड डेब्ट रिकवर। ठीक है, बैड डेब्ट रिकवर की एंट्री कैसे होती है, यहाँ देखिए क्वेश्चन है आपके पास में, एक दिया है रिसीव कैश फॉर बैड डेब्ट, रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर 1,000 रुपीज़। ठीक है बच्चों, इस केस में आप क्या करोगे कि इस केस में आपने बैड डेब्ट को राइट ऑफ कर दिया है, हटा दिया है, जो कि 1,000 रुपये के थे। तो आप क्या करोगे, इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट 1,000 रुपीज़ टू बैड डेब्ट रिकवर अकाउंट, बैड डेब्ट रिकवर्ड अकाउंट कितने रुपए की, 1,000 रुपये की। ठीक बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी। इसके बाद हम देखते हैं कि हाँ, फुल सेटलमेंट वाली हम कोई अमाउंट देखते हैं कि फुल सेटलमेंट पे हम कैसे करते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, रिसीव्ड 9900 फ्रॉम राम इन फुल सेटलमेंट, ओके, फॉर 10,000। ठीक है बच्चों, राम से हमें लेना 10,000 थे, लेकिन हम राम से ले रहे हैं 9,900 रुपये और उससे फुल सेटलमेंट कर दे रहे हैं। मतलब राम को हम 100 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हैं। तो बच्चों देखो डिस्काउंट की एंट्री कैसे होती है। तो यहाँ लिखा जाएगा कैश अकाउंट डेबिट, कितना रुपया आ रहा है, 9,900। हमने डिस्काउंट दिया है राम को कितना, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट कितना हो गया, 100 रुपया।
और ये क्यों हो रहा है बच्चों? क्योंकि ये राम के कारण हो रहा है। तो राम्स अकाउंट हो गया, राम्स अकाउंट 10,000। देखिए लीजिए, बैलेंस हो गया मैच। ठीक है, आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा हमेशा। अब बच्चों कुछ स्पेशल केस में क्या क्या जर्नल एंट्रीज होती है, तो आप ध्यान रखिए। पर्सनल यूज़ में, उसके बाद में मैं लिख देता हूँ यहाँ पर गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज़, पर्सनल यूज़। सेकेंड आपका फॉर चैरिटी, चैरिटी के लिए अगर कोई देता है तो। थर्ड फ्री सैंपल अगर कहीं से मिलते हैं तो। ठीक। फोर्थ आपके अगर आपकी कोई गुड्स है उसको आप असेट्स के तौर पर यूज़ कर रहे हो। ठीक है, असेट्स के। तो बच्चों इसकी जर्नल एंट्री कैसी होती है, ये देखिए। अगर आप गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज़, अगर आप गुड्स को पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर रहे हो तो उसकी एंट्री हो जाएगी बच्चों, पहली वाली एंट्री हो जाएंगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। क्या हो जाएगा बच्चों? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ठीक। उसके बाद गुड्स गिवन एज ए चैरिटी, अगर आपने चैरिटी में कुछ गुड्स दे दी है तो उसके लिए आप क्या करोगे? चैरिटी अकाउंट डेबिट। क्या आप करोगे? चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट। ठीक। इसके बाद थर्ड आपके पास है कि गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल। अगर आप फ्री सैंपल के तौर पर गुड्स देते हो तो क्या लिखोगे? एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, क्योंकि फ्री सैंपल तो एडवर्टाइजमेंट होते हैं बच्चों। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, टू परचेज अकाउंट। अब इसके बाद देखिए फोर्थ नंबर की कैसे होगी। अगर आपकी गुड्स यूज्ड टू मेक असेट्स हो रही है तो असेट्स अकाउंट डेबिट, असेट्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, यहाँ पर परचेज अकाउंट। ठीक है बच्चों, यहाँ देखिए ये परचेज अकाउंट, ये परचेज अकाउंट, ये परचेज अकाउंट और ये परचेज अकाउंट। बच्चों ये इस कॉन्सेप्ट की इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है, आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और अब हम करते हैं कुछ डिस्काउंट वाले क्वेश्चन। अब हम करते हैं कुछ डिस्काउंट वाले क्वेश्चन। तो आप देखिए डिस्काउंट वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं। इसमें पहला लिखा है ब्रॉड गुड्स एट लीस्ट प्राइस ऑफ 25,000 फ्रॉम मोहन लेस 20% trade discount and 2% cash discount and paid 40% by चेक। ओके, अब देखते हैं बच्चों इसका पहले तो कैलकुलेशन देखते हैं। ठीक है, अब कैलकुलेशन पे आपको ये पता है हमें अमाउंट कितना लेना है, टोटल लेना है 25,000 रुपये। 25,000 रुपये पे बच्चों आप ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हो तो ट्रेड डिस्काउंट आपका माइनस हो जाता है। अब आपका ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 20%, मतलब आपको इसमें से 5,000 रुपये माइनस कर देने हैं। तो बच्चा कितना बच्चों आपके पास? 20,000 रुपये। ठीक है, अब 20,000 रुपये आपको लेना है।
20,000 रुपये में से उसने 40%, 20,000 रुपये का 40% चेक से पेमेंट कर दिया बच्चों। तो 20,000 का 40% कितना आएगा? 8,000 रुपये। और बचा हुआ पेमेंट वो बाद में पे करेगा, 12,000 रुपये बाद में पे करेगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ देखो, यहाँ तक की कोई दिक्कत परेशानी। अब उसके बाद जो कैश डिस्काउंट मिलेगा ना बच्चों, वो कैश डिस्काउंट इस चीज़ पर मिलेगा। ठीक है, कैश डिस्काउंट कितना देना है? 2%। तो आप यहाँ कैश डिस्काउंट जो दोगे, कैश डिस्काउंट आप दोगे जो इमीडिएटली वो पे कर रहा है उस अमाउंट पर 10,000 इंटू 2%, तो बच्चों ये आएगा आपका 160 रुपया। अब आपको एक्चुअल में 8,000 रुपये नहीं देने हैं, 8,000 में से 160 रुपये कम हो जाएंगे, तो आप दोगे 7,840 रुपये। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? अब इसका कैलकुलेशन कैसे होगा बच्चों? तो इसका कैलकुलेशन होगा, देखो, परचेज अकाउंट डेबिट। क्या होगा? परचेज अकाउंट डेबिट, है ना। हम कोई सामान खरीद रहे हैं बच्चों, कितने रुपए का खरीद रहे हैं हम? 20,000 रुपये का। ठीक है, टू मोहन। ठीक है, मोहन को कितने रुपए बाद में देना है? 12,000 रुपये देना है। तो मोहन कितने रुपए देगा? मोहन अकाउंट 12,000 रुपीज़। ठीक, उसके बाद हमने डिस्काउंट कितने का दे दिया बच्चों? 160 रुपये का। तो डिस्काउंट अकाउंट 160 रुपये। उसके बाद देखिए हमारे पास कैश कितना मिल रहा है बच्चों, तो इसको आप लिख सकते हो बैंक अकाउंट 7,840 रुपये। ठीक है बच्चों, ये यहाँ पर आता है। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? चलो, अब उसके बाद में हम देखते हैं एक्सपेंडिचर। अगर कोई होता है तो एक्सपेंडिचर की कुछ एंट्रीज हम देखते हैं। ठीक है, जैसे एक्सपेंडिचर आप बोल सकते हो, है ना, एक्सपेंडिचर ऑन इंस्टॉलिंग ऑफ मशीन। ना, मशीन इंस्टॉल करने में जो पैसा लग गया, या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जो पैसा लग गया। ठीक है, उसके बाद अगर कुछ ऐसे खर्चे आते हैं तो उसे कैसे मेंटेन किया जाता है? तो उसे मेंटेन किया जाता है बच्चों असेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, कैश अकाउंट, इसको इस तरह से मेंटेन करेंगे। अब यहाँ अगर कोई स्पेसिफिक असेट्स का नाम दिया हो तो आप उसका नाम लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ एक। फिर इसके बाद अगला हम देखते हैं कि अगर कोई लॉस हो रहा है, क्यों लॉस हो गया? लॉस बाय थेफ्ट, अगर चोरी हुई है आपके घर या आपकी कंपनी में, या सामान आग में जल गया है, तो उसके लिए जर्नल एंट्री कैसे करते हैं ये देखिए आप। उसके लिए जर्नल एंट्री होती है, मैं यहाँ पहले लिख देता हूँ, गुड्स कॉस्टिंग 10,000 रुपीज़। ठीक बच्चों, वेयर डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड 60% क्लेम ओनली। तो देखिए बच्चों, आपके पास 10,000 रुपये का तो सामान जल गया, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी केवल 60% का क्लेम एक्सेप्ट कर रही है, मतलब आपको लॉस होगा 40% का। तो वो कैसे करते हैं? तो देखिए वो होगा इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, कितना रुपया दे रही है वो? 6,000 देगी, 10,000 का 60%, और हमें लॉस भी होगा बच्चों, तो हम लिखेंगे P&L अकाउंट
डेबिट कितना हो रहा है लॉस, 4000 का लॉस होगा। और ये किस कारण से हुआ था, तो परचेज अकाउंट, ठीक है, परचेज अकाउंट, ये हो गया 10,000 रुपीज़। ठीक, अब इसके बाद बच्चों कुछ स्पेशल जर्नल एंट्रीज है जो कंपनी ईयर एंड में करती है, वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ मैं पहले पॉइंट हेडिंग लिख देता हूँ, ईयर एंड एंट्रीज। ठीक है बच्चों, कुछ ये स्पेशल एंट्रीज हैं जो ईयर एंड पे की जाती है। तो अब वो कौन कौन सी है, जैसे सबसे पहले तो क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री। तो क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री देखिए क्या होती है। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, यहाँ लिखता हूँ बच्चों, मैं इसके सामने नहीं इसके नीचे लिखता हूँ, क्लोजिंग अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक। इसके बाद बच्चों आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अगर कुछ है तो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अगर है तो साल के आखिरी में कैसे की जाती है उसकी एंट्री, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। अब इसके बाद देखिए बच्चों नंबर 3, प्रीपेड एक्सपेंस की एंट्री कैसे की जाती है। प्रीपेड एक्सपेंसेस की एंट्री होती है प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट, ठीक है। नंबर 4 देखो बच्चों, डेप्रिसिएशन की एंट्री कैसे की जाती है। डेप्रिसिएशन की एंट्री कैसे की जाती है, तो यहाँ लिखेंगे हम डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट, क्योंकि डेप्रिसिएशन हमारा असेट्स पर लगता है इन द एंड। ठीक बच्चों, यहाँ तक ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है, यहाँ सेम आना चाहिए अमाउंट। एंड नंबर 5 वाला ट्रांजेक्शन, नंबर 5 वाला और क्या हो सकता है, अक्रूड इनकम, ठीक है, एक अक्रूड इनकम का भी लिख देते हैं। अक्रूड इनकम के लिए जर्नल एंट्री कैसी होगी, अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट, अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट, ठीक। अब इसके बाद और क्या आ सकता है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इसके बाद नंबर 6 हो सकती है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अगर कोई इनकम हमें एडवांस में मिली है तो इनकम अकाउंट डेबिट, इसके लिए हम लोग लिखेंगे इनकम अकाउंट डेबिट टू रिसीव्ड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट, ठीक है बच्चों। इसके बाद कोई स्पेशल एंट्री हो रहा है या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर आपने कहीं कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है और उस पर कुछ मिल रहा है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री कैसे की जाएगी, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये लिखते हैं इंटरेस्ट कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, अब इसके बाद एक और एंट्री हो सकता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर आप कोई ड्राइंग कर रहे हो तो उस पर भी कोई इंटरेस्ट लग रहा है तो उसकी एंट्री कैसे की जाएगी, तो ये लिखा जाएगा ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट,
एंट्रंस टू ड्राइंग अकाउंट, ठीक है बच्चों। ये आपका बेसिक है कि आपको जर्नल एंट्रीज कैसे पास आउट करनी है ना। आई होप कि अब आप समझ गए होंगे। कोशिश कीजिए कि बुक का होम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड क्वेश्चन नंबर फोर्थ आप कर सको, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपके लिए आपका होमवर्क है बच्चों, ध्यान रखें, ठीक है। गुड बाय।